आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं और अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स टू वॉच की। पहला स्टॉक जो कि आज खबरों में है वो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का। खबर है कि एफटीआईएल की बॉम्बे हाईकोर्ट से फ्रीज खाते खोलने की अपील है और हाईकोर्ट से बैंक खातों को फ्रीज नहीं करने की अपील की गई है। और अगर ऐसा कदम कोई उठता है, यानी हाईकोर्ट से अगर इससे कोई राहत मिलती है, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। नजर रखकर चले शेयर पर। हालांकि आधा % की बढ़त लेकर 82.9 के लेवल पर यह शेयर बंद हुआ। एडुकॉम्प अगला शेयर, जहां पर खबर है कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी ने 2 कंपनियों में हिस्सा बेचा है, 90 करोड़ में हिस्सेदारी बेची है। अच्छी खबर है, डेफिनेटली कंपनी डेट रिड्यूस करने के लिए जो कदम उठा रही है उसका फायदा शेयर को मिल सकता है। 13 रुपए 40 पैसे के स्तर पर यह शेयर बंद हुआ। और एक स्टॉक आप देखिए मॉइल का, जहां पर खबर है कि बायबैक को लेकर शेयरधारकों की मंजूरी मिली है कंपनी को और 3.5 करोड़ शेयरों का कंपनी बायबैक करेगी 248 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। कल भी ये शेयर चला था 1.5% का उछाल लेकर, लेकिन 2 स्टॉक्स पर आज आपको जरूर नजर रखनी है और इनफैक्ट राकेश ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी समझेंगे, वो है रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर के। दोनों पर नेगेटिव खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों ही कंपनियों के और सीएजी ऑडिट की बात कही है और तर्क रखा है कि महाराष्ट्र में जो टैरिफ होने चाहिए ज्यादातर सभी पावर कंपनियों के, वो सेम होने चाहिए और डिफरेंशियल टैरिफ की वजह से ये ऑडिट की बात हो रही है। तो सेंटिमेंट्स बिगड़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, जान लेते हैं राकेश से। राकेश, खबर तो खराब है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट करना चाहे आज के सेशन में तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है रिलायंस इंफ्रा या फिर टाटा पावर में? देखिए, टाटा पावर में देखें दीपाली, तो स्टॉक एक करेक्शन में चल रहा है। नीचे में 68-69 एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि 68-69 के सपोर्ट को स्टॉक नीचे में तोड़ेगा। इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो इधर हमने 2-3 दिन पहले एक उछाल आते हुए देखा था। टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। इस स्टॉक को तभी शॉर्ट करना चाहिए अगर नीचे में 550 के लेवल स्टॉक डिसाइसिवली क्रैक करे, तभी शॉर्ट करना चाहिए। एल्स टेक्निकल स्ट्रक्चर लॉन्ग साइड का है। जी चलिए, अब इस बाजार के सबसे जाने माने स्टॉक की बात करते हैं आज की तारीख में। कल डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद अगर आप देखें जो इस स्टॉक ने किया, और देखिए कल जो इस स्टॉक ने किया ना, उससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना, वो शेक हो जाता है। एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ से अगर आप देखें कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, और ये कल जिस लेवल पे रुक गया, याद रखिए कल इसका लो था करीब 3290। 3290 आज के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल होगा। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। राकेश, आप ये देखिए कि इसने ऑलमोस्ट 2730 से लेकर 3290 के बीच में ये पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून गुजारा था। जून में फाइनली इस क्लस्टर से बाहर निकला था। अब डर ये है कि या तो ये इस क्लस्टर में चला जाए या फिर यहाँ से पुल बैक। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू विल होल्ड योर शॉट्स और यू विल गो फॉर फ्रेश शॉट और माइट बी फॉर फ्रेश लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। आप क्या करेंगे? मान लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बंसल साहब 3500 रुपये मेरा लॉन्ग फंस गया है, अब क्या करूँ बताइए। देखिए, अगर लॉन्ग फंस गया है और पोजीशन वायदा बाजार की है तो काटने में समझदारी है। वीरेंद्र, कल इमीडिएटली इसके अंदर एक वी शेप फॉल देखने को मिला था, टेक्निकल पैटर्न्स का डिस्टॉर्शन हुआ था और फर्दर आप नीचे में देखें तो 3080 से पहले इस स्टॉक के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है और उसके भी टूटने की संभावना है। ऊपर में एज ऑफ नाउ 3500 तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए, बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया वीरेंद्र, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं अगर बॉटम फिशिंग करनी है। ऐसे स्टॉक्स को दूर रहना चाहिए जिसमें अपसाइड कैप्ड हो। वाकई अगर आप देखें CLSA ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और बायस अगर आप देखें आउट परफॉर्म कैटेगरी में डाल दिया है। उसके बाद देखिए क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर जो इनका FY17 और 18 की EPS टारगेट्स हैं उनको 35%, 19% रिड्यूस किया है। लक्ष्य देखिए दीपाली 2790 प्रति शेयर का। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर ज्यादातर हाउस व्यूज जो है ना वो नेगेटिव ही आए हैं। और इनफैक्ट कल वीरेंद्र हम बातचीत कर भी रहे थे जो डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आए कि ठीक है नंबर खराब आए, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। और आप देखिए मैनेजमेंट की ओर से जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगे अभी और पेन हो सकता है। तो वो डेफिनेटली शायद ब्रोकर हाउसेस को पसंद आया, जिसके बाद हमने देखा है कि ज्यादातर हाउसेज ने सेल की या फिर रिड्यूस की या फिर जो टारगेट्स हैं उनको निचली तरफ रिवाइज किया। और 162 के स्तर पर गिरकर ये कल शेयर बंद हुआ था और GDR में भी हमने 15-16% कमजोरी देखी, तो कमजोरी यहाँ से हावी हो सकती है। देखिए बहुत सारे लोगों के ट्रेड स्टैप हुए दीपाली। आशीष शत्रुमूर्ता है हमारे साथ टेक्निकल से बात करने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, हम बात यही कर रहे थे कि सडनली आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज पे जो था वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया था। सब लॉन्ग की पॉसिबिलिटी तलाश रहे थे। इसने 3700 को ऑलमोस्ट टच कर लिया फ्रॉम आई थिंक द वर्स्ट जोन्स ऑफ 2720। लेकिन कल के नंबर्स के बाद आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कैसे सजेस्ट किया है, क्या करें लॉन्ग ट्रेड्स के साथ अगर कल वो अनवाइंड नहीं हुए हैं और फ्रेश शॉट अपॉर्चुनिटी जो तलाश रहे हैं वो क्या करें?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। डेफिनेटली देखिए मेरे हिसाब से इसके अंदर में वीकनेस जो है वो बनी रह सकती है, और जैसा कि आपने देखा इसके अंदर में 3500 के नीचे ही एक अच्छा खासा क्लियर ब्रेकडाउन नज़र आना शुरू हो चुका था, और हमने अपने क्लाइंट्स को 3500 के आसपास पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए सलाह दी थी, और उसके बाद में मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला, और मुझे लगता है फर्दर डाउन साइड इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकता है, जो इसको कम से कम 3100 से लेकर 3050 के स्तरों तक लेके आ सकता है। अराउंड 3000 मुझे लगता है एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म बेस इसके अंदर में बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उन लेवल्स पे शायद एक बार वापस से मुझे लगता है एक बेस फॉर्मेशन बनना शुरू हो, बट क्लियरली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे इस स्टॉक को अभी लॉन्ग के नजरिए से अवॉइड करना चाहिए। जी, तो ये टेक्निकल व्यू हुआ, लेकिन अब एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं इसी स्टॉक पर जल्दी से। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग से। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रेड्डीज अर्निंग्स भी आपने देखी, कल का रिएक्शन भी देखा, और अब जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है स्टॉक के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई है वो इंडिकेट कर रही है कि शायद और वीकनेस यहां से रहे बिफोर अ पोटेंशियल रिकवरी। ऐसे में आप किस साइड पर हैं? ऑन डिप्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर को, कीपिंग इन माइंड की एक बड़ी कंपनी है, फंडामेंटल्स नो डाउट स्ट्रांग रहे हैं, या फिर अभी दूर रहेंगे? मॉर्निंग दीपाली जी। आई थिंक जैसे हमने रिजल्ट्स का अनुमान लगाया था, प्रॉब्ली आई थिंक बिलो एस्टिमेट्स ही आए थे नंबर, और काफ़ी बिलो एस्टिमेट्स आए, इसलिए आई थिंक स्ट्रीट काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक मैं भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि नंबर्स शायद सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन इतने ख़राब आएंगे मुझे पता नहीं था। मैनेजमेंट कमेंट्री जैसे दर्शा रही है, हालांकि जो पाइपलाइन है इनकी 52 पैरा 4 है, 18 FTFs है, पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेमिडिएशन मेजर्स और जो इश्यूज थे स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स, वेनेजुएला, रशिया, CIS कंट्रीज एंड PSAI बिजनेस, आई थिंक वो एक वीक फुटिंग पे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट कमेंट्री एंड द आउटलुक गिवन प्लस द बिजनेस डायनामिक्स, स्टॉक शायद दबाव में रह सकता है और शायद लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो, एंड दैट कैन प्रॉब्ली हैपन फॉर अनदर क्वार्टर जब अगले क्वार्टर के नंबर नहीं आते। तो मुझे लगता है आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली ले सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ बैड नंबर्स कमिंग थ्रू, स्टॉक शायद नीचे के लेवल पे आ जाए। देखिए एक पैथेटिक नंबर था, और उसके बाद जी एंटरटेनमेंट, शानदार नंबर्स। एक डिस्क्लोजर देता हूँ मैं यहाँ पे कि ये एसएल समूह की पेरेंट कंपनी है, जिस समूह की एक कंपनी का आप एक चैनल देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कल स्टॉक को देखिए 474, इट्स एन ऑलमोस्ट अ 52 वीक हाई फॉर दिस स्टॉक। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, देखिए मैं जब डिस्कशन कर रहा था इसके बारे में, एक तो यहाँ पे जो टॉप लाइन था वो बेहद शानदार था, और आप ये देखिए कि इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं, I mean, जितनी भी आप देखें जो कंपनियां हैं इस वक्त, उनका एडवर्टाइजमेंट जो रेवेन्यू है वो लगभग 14 to 16% की ट्रैजेक्टरी में ग्रो कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने फिगर पोस्ट करी 19% की, जो कि इंडस्ट्री के अगर आप देखें जो क्राइटेरिया है या फिर इंडस्ट्री के जो मापदंड है उससे कहीं ऊपर था। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग रहने की बात कही गई है, और एक और चीज़ आई थिंक जो इनकी रीजनल प्रेजेंस है ना, उसने इस बार काम किया है, कमाल किया है, और NTV की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक और बात कही, वो ये है कि जो इनके स्पोर्ट्स लॉसेज हैं, जिसकी गाइडेंस FY17 की लगभग 100 करोड़ की दी गई थी, अगर Q1 का अनुमान लगा के चला जाए जो स्पोर्ट्स लॉसेज Q1 में हुए हैं, शायद ये फिगर फुल ईयर में 100 करोड़ को ना छुए। स्पोर्ट्स लॉसेज माइट भी अगर आप देखें वहाँ से थोड़ा सा कम हो सकती है, और इसीलिए अगर आप देखें जो FY17, 18, 19 के जो एबिटा एस्टिमेट्स हैं उनको बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने काफ़ी बढ़ाया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर करीब अब जो टारगेट्स हैं उनको 12% बढ़ाकर 520 कर दिया गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाउस व्यूज आए हैं। चलिए अब हमारे साथ आई थिंक मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। जी हाँ, मिस्टर महीर मोदी हमारे साथ हैं, चीफ फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी ऑफिसर। मिस्टर मोदी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका। आई थिंक स्ट्रॉन्ग नंबर्स, पहले तो इसके लिए बधाई आपको, लेकिन एग्जैक्टली जानना चाहूँगा सर, जो आपकी जो रीजनल प्रेजेंस थी उसने इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया, एग्जैक्टली कैसी परफॉर्मेंस रही और आगे की परफॉर्मेंस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? सो फुल ईयर के लिए ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसमें से एक सबसे महत्व की चीज़ ये होती है मार्जिन मेंटेन करने में कि हम कितना इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो रेस्ट ऑफ द ईयर हम कुछ नए चैनल्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे युवा एक मराठी लैंग्वेज में है, और एक रीजनल के बारे में हम सोच रहे हैं लॉन्च करना। बाकी हमारे जो एग्जिस्टिंग रीजनल चैनल्स है उसके HD फीड्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है
है बिटवीन मार्जिन्स एंड री इन्वेस्टिंग, ताकि व्यूअर्स को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो इसके चलते हुए हम एज वी गो इनटू द क्वार्टर्स हम डिसीजन लेंगे कि कितना री इन्वेस्ट करना है। बट इस साल बिल्कुल अच्छी शुरुआत हुई है, तो हम चाहेंगे कि इस शुरुआत को हम बनाए रखें। हालांकि एक इन्वेस्टमेंट और रादर री इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कुछ हद तक, ये मैं कहूंगा एट दिस मोमेंट एटलीस्ट। जी मिस्टर मोदी, लेकिन स्पोर्ट्स बिजनेस पर भी आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। हमने देखा है कि बहुत एनकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है ओवरऑल स्पोर्ट्स बिजनेस की, लेकिन अब आउटलुक पूरे FY17 के लिए कैसा नजर आ रहा है और इस क्वार्टर में किस तरह का रुझान रहा है? हमने FY17 का स्पोर्ट्स का लॉस करीब 100 करोड़ के ऊपर हमने गाइड किया हुआ था। हालांकि इस क्वार्टर में कुछ चेंजेस हुए जिम्बाब्वे सीरीज में, हमें कुछ ज्यादा T20 मैचेस मिले हैं, उस वजह से हमारा इस क्वार्टर का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये भी एक वजह है कि हमारा इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस और मार्जिन इतना बेहतरीन रहा है। पूरे साल का स्पोर्ट्स लॉस अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर को मानूं कि ये फेवरेबल हुआ है तो 100 करोड़ से शायद थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज सीरीज के लॉसेज आने हैं पूरे साल में, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज भी लॉस मेकिंग हो सकती है। तो स्पोर्ट्स के लिए ये कहूंगा कि जो पहले हमने 100 करोड़ के ऊपर की गाइडेंस की थी वो थोड़ी लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे। सर एग्जैक्टली, आई मीन यही चीज़ मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि स्पोर्ट लॉसेस के जो आपके एग्जैक्टली टारगेट्स हैं वो क्या है, और उस पर आपने एक स्पष्टीकरण दे भी दिया। लेकिन सर ये चीज़ बताऊंगा कि पूछना चाहूँगा कि नए जो लॉन्चेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कुछ और नए प्रोग्राम्स जो आप लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और आपकी पसंद के लिए। हमारी इच्छा तो यही है कि हम भाभी जी जैसे और प्रोग्राम्स लाते रहें। आई थिंक एंड टीवी में अगर आप देखें तो जैसे आप देख ही रहे होंगे चैनल पर काफ़ी नई प्रोग्रामिंग हम चेंज कर रहे हैं। हमने डांस के रियलिटी शो अभी एक बड़ा शो किया, उसके बाद अभी द वॉइस किड्स आ रहा है, और इवन फिक्शन प्रोग्राम्स में काफ़ी नई लाइनअप रेडी है। तो प्लान तो बिल्कुल यही है कि जो कुछ शोज नहीं चल रहे हो, जैसे कि होता है कभी कभी सब शोज नहीं चल पाते, तो जो शोज नहीं चल रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली हम चर्न करके नए शोज लाएंगे, और बिल्कुल हम भी आशा रखते हैं कि भाभी जी जैसी सफलता बाकी शोज को भी मिले और आपकी पसंद के हों वो शोज। चलिए मिस्टर मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी चर्चा के लिए। और वाकई अगर आप देखें तो आपका एक जो कार्यक्रम है ना भाभी जी घर पे है, तो वाकई अगर आप देखें बेहतरीन है। मयूरेश, आप देखते हैं क्या? बिल्कुल देखता हूँ जी, और जहाँ तक नंबर्स का सवाल रहा वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं जी। लेकिन मयूरेश, अब कमेंट क्या है जी एंटरटेनमेंट पर? आप देखिए कई क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर। ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इंप्रूव हुई हैं, पोस्ट अर्निंग्स और टारगेट्स भी 540-560 की रेंज में वो रेकमेंड कर रहे हैं। आप बाय करेंगे इन लेवल्स पर जी एंटरटेनमेंट? स्टॉक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक परफॉर्मेंस दे सकता है आगे जाते वक्त, और जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री थी, मुझे लगता है जो एड रेवेन्यू ग्रोथ है काफ़ी इंप्रेसिव थी, जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू चैनल जैसे मैनेजमेंट कह रही है, आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ेंगे। दूसरी बात, आई थिंक विद एडिशन ऑफ न्यू चैनल्स इनिशियल क्वार्टर्स में थोड़ा दबाव आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स प्लस द काइंड ऑफ एडेड प्रेशर्स दैट वन सीज विद द कंटेंट मैनेजमेंट। बट लार्जर पिक्चर अगर हम लें तो आई थिंक स्पोर्ट्स लॉसेज आर एक्सपेक्टेड टू बी बिलो 100 crores विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर एड रेवेन्यूज यही रेंज में ग्रो होते हैं अराउंड 19-20% विद अ डिसेंट सब्सक्रिप्शन ग्रोथ ऑफ 14-15%, मेरे ख्याल से आई थिंक जो इबिटा मार्जिन है अराउंड 26-27% जी आराम से सस्टेन कर सकती है। तो क्लियरली आई थिंक मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ स्टॉक पे। थोड़े वैल्यूएशन प्रीमियम पे है, बट आई थिंक दीज वैल्यूएशन प्रीमियम शुड जस्टिफाई अगर ऐसे ही नंबर आते रहे तो। जी, चलिए कुछ और शेयर देख लेते हैं जो कि आज खबरों में है। एक ICICI बैंक पर खबर है कि 3i इन्फोटेक के लिए सेवाएं बंद करेगी कंपनी और रविवार से ये सर्विसेज को क्लोज करेगी। तो 3i इन्फोटेक के लिए अच्छी खबर नहीं है डेफिनेटली। टाटा स्टील के जो सेल्स नंबर्स आए हैं Q1 के, उसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखी है। 21.4 लाख टन से बढ़कर जो टोटल सेल्स है कंपनी की वो 21.5 लाख टन के आसपास रही। कल हालांकि टाटा स्टील बढ़कर बंद हुआ था, 1.25% की बढ़त देखी भी गई थी इस शेयर में। एक यूको बैंक पर नजर रखें, KYC नियमों में गड़बड़ी को लेकर 2 करोड़ का जुर्माना बैंक पर लगा है। तो अच्छी खबर नहीं है यूको बैंक के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसमें टाटा स्टील पर बात की जा सकती है।
आशीष, कल चुनिंदा मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, सेल, ये 2-3 नाम मेरे जहन में आते हैं। आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनमें से किसी शेयर पर होगी आज के सेशन में? देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पुल बैक इसके अंदर में देखने को मिल सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इसके अंदर में JSW स्टील एक ठीक लगता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1600 का एक स्टॉप लॉस रख के 1750 1800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। रोकना चाहेंगे क्योंकि जो कई ऐसे नतीजे हैं जो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं, उस पर एक सुमित हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स लेकर उनसे कॉमेंट ले लेते हैं। सुमित, बताइए कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद और परफॉर्मेंस कैसी रही है? शुक्रिया दीपाली। जिन कंपनियों को चुना गया, क्योंकि नंबर तो बहुत सारा है, अंबुजा के, भारतीय इंफ्राटेल जैसी कंपनियों के, शक्तिपम जैसी कंपनियों के, यूनाइटेड स्पिरिट्स के, इनके नंबर्स आए, लेकिन आउट ऑफ देम जो कंपनी चुनी गई हैं, जो नंबर्स निकाले गए हैं, उसमें PI इंडस्ट्रीज, ये पहला नाम है। एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है। मुनाफा फ्रंट पे देखें तो 86 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 126 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है। और इनकम फ्रंट पर भी करीब 592 करोड़ से बढ़ के इनकम 683 करोड़ रुपए इनकम इस तिमाही के अंदर पोस्ट की गई है। तो मुनाफा और इनकम दोनों ही आधार पर कंपनी के नंबर्स हैं वो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ अहम की फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 19.5% बढ़ा है YOY बेसिस पर। सिक्वेंशियली भी कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट तो कंपनी की ईज आउट हुई है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बहुत सब्सटेंशियली गिरी है, इससे नंबर अच्छे आए हैं। एक और कंपनी की बात करें वो है ऑनडे इंडिया। ये कंपनी करीब शेयर जो है 45 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो रोबस्ट आए हैं, घाटे से मुनाफे के अंदर आए। ये कंपनी आई है 1.5 करोड़ घाटा था, वहाँ से करीब 50 लाख के आसपास का मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ा है। इनकम जो है वो भी करीब 28 करोड़ से 29 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुई है। अहम चीज़, कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन 5% बढ़े हैं। तो आज के सत्र में ये मान सकते हैं कि एक जोरदार तेजी शेयर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंगरसॉल रैंड के भी नंबर्स आए हैं, यहाँ पर भी घाटे से मुनाफे के अंदर कंपनी लौटते हुए दिखाई पड़ी है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर जहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो दोगुना हुआ है, 7 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। इनपुट कॉस्ट तो कंपनी की ईज आउट हुई है, जिससे मार्जिन इंप्रूव हुई, और दूसरा अदर इनकम भी बढ़ी है, जिसका भी सपोर्ट कंपनी के नंबर्स पे आया। लेकिन अदरवाइज भी ऑपरेशनली कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आई है। तो इंगरसॉल रैंड में कुछ तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं और ऑन इंडिया में एक जोरदार उछाल की उम्मीद रखें। तो ये अगर आप देखें कुछ नंबर्स थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जैसे रैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर हालांकि कल स्टॉक अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट रहा था, लेकिन आई थिंक आशीष थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अभी कुछ देर में हम टुडे स्ट्रीट की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निफ्टी बैंक की बास्केट पे एक बार लौटना चाहूँगा। आशीष, निफ्टी बैंक की बास्केट में आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया? आई मीन, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो निफ्टी बैंक में अब आप लेके चल सकते हैं? जी वीरेंद्र, देखिए हमें लगता है कुछ सेलेक्टिव फार्मा जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और उसके अंदर में मुझे लगता है लुपिन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। स्टॉक करीब 1700 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है यहाँ पर पे एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1800 साढ़े 1800 तक के पोटेंशियल टारगेट्स लुपिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1645 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन लुपिन में बनाई जा सकती है। दूसरा होगा HDFC लिमिटेड। अगेन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और हमने देखा 1350 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे इसके अंदर में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में कम से कम 1450 तक के स्तर शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। 1335 के एक स्टॉप लॉस के साथ में HDFC लिमिटेड में एक लॉन्ग पोजीशन हम बता रहे हैं। और तीसरी पिक जो हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बोल रहे हैं वो है महिंद्रा की। अगेन इस स्टॉक के बारे में हम पिछले 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल्स हमें देखने को मिले। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक भी हमें कम से कम 1550 तक के ऊपर में स्तर दिखा सकता है। 1410 का एक स्टॉप लॉस रख के महिंद्रा के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड कर रहे हैं। शॉर्ट साइड के अंदर में मुझे लगता है आईटी जो स्पेस है वहाँ पर पे थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिलेगा और इन्फोसिस जो कि एक अच्छी गिरावट के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, यहाँ पर पे एक डाउन साइड मूव मुझे लगता है वापस से देखने को मिल सकता है जो इसको 1040-1030 के लेवल्स डाउन साइड में दिखा सकता है। तो यहाँ पर पे ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है। 1120 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ इन्फोसिस के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। तो निफ्टी 50 से ही बहुत सारे ट्रेड्स बताए आशीष ने जिन पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। कि HDFC लिमिटेड का भी जिक्र किया था और आज नतीजे आने भी हैं HDFC लिमिटेड के। जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं उसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार भी HDFC लिमिटेड की ओर से आ सकती है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी HDFC की ऑलमोस्ट 34% के आसपास ग्रो कर सकती है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 7.25% का उछाल देखा जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोन ग्रोथ कैसी रहती है, एसेट क्वालिटी फ्रंट पर फिगर्स कैसे आते हैं और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो कैसे रहने का
की संभावना है। हालांकि जो ग्रॉस एनपी है संभावना है कि मार्जिनल इंक्रीज होते हुए दिखे, लेकिन अच्छी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में पोस्ट हो सकती है 36% के आसपास की। तो नजर रहेगी एचडीएफसी लिमिटेड पर।